Hello everyone, myself Anurangana Main, Assistant Professor, Department of Economics, मारवाड़ी कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी रांची। आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 4 के पेपर CC10 के एक टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन किसी देश के उन संपूर्ण विदेशी मुद्राओं के लेनदारी और देनदारी का हिसाब किताब है जो एक निश्चित समय अवधि में एक देश अन्य दूसरे देशों के साथ कितनी मुद्राएं अर्जित एवं व्यय करती है का क्रमबद्ध आर्थिक ब्यौरा से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का तात्पर्य देश की समस्त आयातों एवं निर्यातों तथा अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण वितरण से होता है। इसका वितरण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है लेनदारी पक्ष और दूसरा पक्ष होता है देनदारी पक्ष। जहां एक ओर विदेशों द्वारा आय प्राप्त होती है उसे लेनदारी पक्ष या धनात्मक पक्ष कहते हैं, जबकि दूसरी ओर जिससे देश की मुद्रा विदेशों में चली जाती है उसे देनदारी पक्ष या हम कह सकते हैं ऋणात्मक पक्ष इसे कह सकते हैं। अब हम देखते हैं भुगतान संतुलन को परिभाषित करते हुए कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। कुछ एक परिभाषाएं हम लोग भी देखते हैं। किंडलबर्गर के अनुसार किसी देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के मध्य एक समय अवधि में होने वाला समस्त लेन देन का आर्थिक ब्यौरा है। अब हम देख सकते हैं बेनहम के अनुसार एक देश का भुगतान शेष एक निश्चित अवधि के भीतर उसका शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदा है। उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भुगतान संतुलन किसी देश का अन्य देश के साथ निश्चित समय अवधि में किया गया आर्थिक लेन देन का ब्यौरा है। खुली अर्थव्यवस्था में कुल प्राप्ति तथा कुल भुगतान में अंतर हो सकता है और यह अंतर विदेशी प्राप्ति तथा विदेशी भुगतान के अंतर को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन के अवयव। भुगतान संतुलन दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होते हैं। इसके अवयवों को हम 3 लेखाओं या खातों के माध्यम से दिखला सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं चालू खाता करेंट अकाउंट, दूसरा पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, या हम कह सकते हैं सरकारी भुगतान खाता, तीसरा सरकारी भुगतान खाता गवर्नमेंट अकाउंट। अब हम पहला देखते हैं। अब हम देखते हैं चालू खाता या करंट अकाउंट होता क्या है। देश के चालू खाते में वे सभी लेन देन आते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरण अर्थात ना लौटाई जाने वाली राशि से संबंधित रहते हैं। चालू खाता के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है लेनदारी पक्ष और एक होता है देनदारी पक्ष। लेनदारी पक्ष को हम लोग धनात्मक
पक्ष भी कह सकते हैं और देनदारी पक्ष को हम लोग ऋणात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं लेनदारी पक्ष के अंतर्गत जैसे वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है, तो वहीं देनदारी पक्ष में वस्तुओं का आयात शामिल रहता है। एक और विदेशों में किए गए निवेशों से प्राप्त आय को हम लोग देनदारी पक्ष में रखते हैं और देनदारी पक्ष में विदेशियों द्वारा स्वदेश में किए गए निवेशों का भुगतान शामिल रहता है। लेनदारी पक्ष में स्वदेशी कंपनियों द्वारा दी गई सेवाएं सम्मिलित होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर देनदारी पक्ष में विदेशी कंपनियों द्वारा दी गई सेवाएं सम्मिलित रहती हैं। लेनदारी पक्ष में विदेशियों द्वारा यात्रा व्यय शामिल होता है, तो वहीं दूसरी ओर स्वदेशियों द्वारा विदेशों में यात्रा शामिल रहता है। लेनदारी पक्ष में हस्तांतरण प्राप्तियां जैसे दान, उपहार, पेंशन आदि सम्मिलित होते हैं। वहीं देनदारी पक्ष में विदेशों को हस्तांतरण भुगतान जैसे दान, उपहार आदि शामिल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा पूंजी खाता अर्थात कैपिटल अकाउंट होता क्या है। देश के पूंजी खाते के अंतर्गत देश के वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन आते हैं, जो अल्प अवधि में एवं दीर्घ अवधि में उधार दान या उधार ग्रहण और निजी निवेशकों तथा सरकारी निवेशकों के रूप में पाए जाते हैं। पूंजी खाता को भी हम दो पक्ष में दर्शा सकते हैं, एक लेनदारी और एक देनदारी। लेनदारी पक्ष में आएंगे देशवासियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निवेश, वहीं दूसरी ओर देनदारी पक्ष में विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश शामिल किए जाते हैं। लेनदारी पक्ष में पर्यटक से प्राप्त आय और देनदारी पक्ष में देशवासियों द्वारा विदेशों में जाने वाला पर्यटक। लेनदारी पक्ष में कोई विदेशी शिक्षा के लिए भारत आने पर आए तो देशवासी विदेशों में शिक्षा के लिए किया गया व्यय देनदारी पक्ष में शामिल होता है। लेनदारी पक्ष में विदेशों से प्राप्त होने वाली उपहार एवं दान शामिल रहते हैं, तो वहीं देनदारी पक्ष में विदेशियों को दिया जाने वाला उपहार और दान शामिल होता है। अब हम तीसरा देखते हैं अवयव सरकारी भुगतान खाता अर्थात गवर्नमेंट अकाउंट। वास्तव में यह लेखा पूंजी लेखा का ही भाग है, किंतु इंग्लैंड और यूएसए के बीओपी लेखों में इसे अलग लेखा के रूप में दिखलाते हैं। यह लेखा देश के निश्चित अवधि के दौरान विदेशी धारकों के पास तरल अथवा अतरल देयताओं में परिवर्तन को और राष्ट्र की सरकारी रिजर्व परिसंपत्ति में परिवर्तन को मापता है। सरकारी भुगतान खाता को भी हम दो पक्षों में विभाजित करते हैं, एक लेनदारी पक्ष और दूसरा देनदारी पक्ष। लेनदारी पक्ष में आते हैं स्वर्ण निर्यात और देनदारी पक्ष में आते हैं स्वर्ण आयात। लेनदारी पक्ष में परिवर्तनीय विदेशी करेंसियों की प्राप्तियां आती हैं, तो वहीं देनदारी पक्ष में विदेशों को स्वदेशी करेंसी का भुगतान शामिल होता है। लेनदारी पक्ष में आईएमएफ में कोटा शामिल होता है और देनदारी पक्ष में आईएमएफ कोटा में वृद्धि होने पर उसमें भुगतान शामिल होता है। अब हम देखते हैं क्या बीओपी हमेशा संतुलित होता है या नहीं। हम यहाँ ध्यान देंगे बीओपी भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, क्योंकि यह
दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होती है। इसलिए इसको इस प्रकार सजाया जाता है कि कुल लेनदारी और देनदारी बराबर होते हैं। लेकिन कभी-कभी बीओपी घाटा एवं अतिरेक में भी रहता है। तो बीओपी में अतिरेक तब होगा जब विदेशी प्राप्ति अधिक हो विदेशी भुगतान से, तो बीओपी में अतिरेक होगा। और जब विदेशी प्राप्ति कम हो विदेशी भुगतान से, तो बीओपी में घाटा होगा। लेकिन दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होने के कारण पूंजी खाता और चालू खाता के मध्य इसे आपस में समायोजित कर लिया जाता है। बीओपी में हमेशा पूंजी खाता और चालू खाता के बीच संतुलन होना चाहिए, अर्थात चालू खाते का जो भी अतिरेक होगा वह पूंजी खाते के घाटे के बराबर हो और चालू खाता का जो घाटा हो वह पूंजी खाता के अतिरेक के बराबर हो। इसलिए वे खाते आपस में समायोजित कर बीओपी को हमेशा संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं, अर्थात बीओपी हमेशा संतुलित होता है। धन्यवाद।